नमस्कार दोस्तों, जीके उत्पक्षा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में एक और क्वेश्चन लेके प्रस्तुत हुए हैं। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो पेपर 2 से है और पेपर 2 में एथिक्स वाले पोर्शन से एथिक्स का क्वेश्चन है कि जो नीति शास्त्र हमारे पोर्शन में है उसका ये क्वेश्चन लेके प्रस्तुत हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा और साथ ही ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि भगवत गीता का नीति शास्त्र समझाते हुए इसकी प्रशासन में उपयोगिता बताइए। कि भगवत जो गीता का नीति शास्त्र क्या है और इसकी प्रशासन में क्या उपयोगिता हो सकती है। आपको पता है एक सिविल सेवक को जो है नैतिकता भी उसमें होनी चाहिए और नीति शास्त्र के अनुसार उसमें जो सिविल सेवक के गुण होते हैं तो उसमें एक नैतिकता है, एथिक्स है, वो भी होनी चाहिए। क्योंकि जब वो दो कार्यों को करता है और ऐसी धर्म संकट में पड़ जाता है, अगर हम कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ, तो ऐसे में किसी को कोई डिसीजन लेने होते हैं तो उनमें से उनको कौन कौन से निर्णय किस प्रकार लेने चाहिए कि जो नैतिक रूप से सही हो और कानूनी रूप से भी सही हो। तो अभी हम बात करते हैं तो भगवत गीता का जो नीति शास्त्र समझाते हुए इसकी प्रशासन में उपयोगिता। तो हमने जो है इसका आंसर को इस प्रकार लिखा कि भगवत गीता परिणाम निरपेक्ष नैतिकता के सिद्धांत पर निष्काम कर्म व अनासक्ति योग के माध्यम से कर्म करने की प्रेरणा देती। कि भाई गीता का जो सिद्धांत है वो ये है, निष्काम कर्म योग या परिणाम निरपेक्ष नैतिकता, परिणाम पे नज़र नहीं रखते हुए वो अपने सिर्फ कर्म पे ध्यान देना है, फल की इच्छा आपको नहीं रखनी। उस प्रकार जो ये गीता का सिद्धांत है उससे हमने स्टार्टिंग की इस प्रकार लिखा। फिर हमने लिखा कि कर्म करने की प्रेरणा देती और अपने मन, कर्म और वचन की शुद्धता और ज्ञान, शक्ति और ध्यान योग के सिद्धांतों का पालन कर लोक संग्रह यानी कि जन कल्याण को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये हमने क्या है नीति जो एक तरीके से कि भाई गीता का जो सिद्धांत क्या है, तो भगवत गीता क्या कहती है, जो उसकी हम कह सकते हैं नैतिकता है या गीता की जो मीमांसा है उसको लिखा है यहाँ पे। और अब हम यहाँ आगे हमने पॉइंट लिखा कि प्रशासन में भगवत गीता की उपयोगिता ये किस प्रकार हो सकती है। हमने छोटे छोटे पॉइंट बना के लिखे, ये यहाँ पे हैज़ जो करके आगे हमने इसी मैंने पॉइंट बना के इस प्रकार इसको लिखा है। आकाश इसको शायद सीधा ऐसे लिखते हो तो ठीक रहता, लेकिन हमने इसको पॉइंट में लिखा कि पॉइंट ज़्यादा लिख सकें, इस वजह से हमने इस प्रकार पॉइंट लिखने की कोशिश की है। तो पहला हमने पॉइंट एक लिखा कि एक तटस्थ लोक सेवक को फलेसा त्याग कर अपने कर्तव्य दायित्वों का पालन करना चाहिए। यानी कि फल की इच्छा किए बिना उसको अपना कार्य करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी रहे, मतलब फल उसका मिले या न मिले, लेकिन परिणाम कार्य में या काम में अपना 100% देना। दूसरा हमने लिखा कि अपनी कथनी और करनी में अंतर किए बिना अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना। कथनी और कहने में कुछ भी है, हम ये कर देंगे वो करेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कितना करते हैं या कितना नहीं करते हैं, तो कथनी और करनी में अंतर किए बिना अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना। और दूसरा हमने अगला पॉइंट लिखना है कि मानव संसाधन प्रबंध के तहत अपने उत्कृष्ट एवं अधीनस्थों के साथ उचित समायोजन कर कार्य का निष्पादन करना। मानव संसाधन का उपयोग जैसे यानी कि जो उसके सीनियर जूनियर है उनके साथ मिलकर वो कैसे काम करता है, या खुद ही लापरवाह है तो उसके जूनियर कैसे उनको मानेंगे, तो खुद भी एक तरीके से पंचुअल है टाइमिंग का या स्ट्रिक है हर चीज़ को लेके, तो उसके जो सीनियर है सीनियर भी ये मानेंगे कि हाँ बंदा जो है ये काम का पक्का है या अपना जो पंचुअल टाइमिंग है तो वो करेंगे, और जूनियर उनको फॉलो करेंगे कि हाँ बिल्कुल सर ऐसे हैं तो हमें भी उसको फॉलो करना चाहिए। फिर अगला पॉइंट हमने लिखा कि लोक संग्रह जन कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वस्तुनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, गैर पक्षता, ईमानदारी, कर्तव्य प्राणता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता जैसे नैतिक मूल्यों का अपनाना। कि जो लोक संग्रह जन कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ये सभी जो पॉइंट हमने बिंदु यहाँ लिखे, ये एक सिविल सेवक के गुण होने चाहिए, जो या फिर हम कह सकते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, ये जो प्रॉपर्टीज़ है तो उसको सबका पालन करते हुए जन कल्याण को बढ़ावा देना है। इसमें पारदर्शिता आ गई, ट्रांसपेरेंसी, ये जो भ्रष्टाचार वगैरह आदि को वो रोक लगाए, खुद भी और दूसरों को भी प्रेरणा दें या फॉलो करने के लिए प्रेरित करें। और दूसरा अगला पॉइंट हमने लिखा कि उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करना। यानी कि संसाधन है उसी में जो उपलब्ध संसाधनों के अनुसार काम करना। ऐसा नहीं है कि एज ए एसडीएम है, तहसीलदार है, ऊपर सीनियर कलेक्टर साहब को, डीएम साहब को, एडीएम साहब को, या तहसीलदार है तो एसडीएम साहब को बोल दिया कि हमारे पास संसाधन नहीं है, ये नहीं है, हमने वो नहीं किया। बहानेबाज न होकर जो भी संसाधन है उससे उसका वो कहते हैं ना मिनिमम जो रिसोर्सेज हैं उसका यूटिलाइज करके वो काम कर सकें, तो उनको आगे जब भी कोई ऐसी दिक्कत आएगी तो ऊपर से भी संसाधन पूरे मिल सकते हैं। या ये मिलेगा कि बंदे ने पिछली बार इतना काम किया तो इसको अप्रिशिएट जरूर करेंगे, करे या ना करे लेकिन आपको तो काम करना है। अगर अप्रिशिएट के लिए आप इंतजार कर रहे हैं तो वो तो हो जाए कि आप फल की इच्छा कर रहे हो, लेकिन आपको फल की इच्छा किए बिना ही काम करना है। तो ये हो गया कुछ उपलब्ध संसाधनों के साथ उसे जो है समुचित उपयोग करना, जितने भी संसाधन है उसका सही ढंग से काम करना। फिर है तीव्र निर्णय लेना,
की क्षमता का विकास करना, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है, क्विक डिसीजन मेकिंग का पावर है, वो भी तो गीता सिखाती है कि भाई आपको धैर्य रखते हुए डिसीजन लेना है। और एक है जो तुरंत निर्णय भी लेना है, ऐसा नहीं है कि निर्णय आप धीरे धीरे 3-4 दिन में ले रहे हो और सिचुएशन ऐसी है कि उसको तो 1 घंटे में हाईवे खाली करवाना है या हाईवे पे जाम लगा हुआ और आप कह रहे हो 2-3 दिन में डिसीजन लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में। फिर आता है सत्ता का प्रत्यायोजन, कार्य विशिष्टीकरण से प्रशासनिक कार्यों में दक्षता लाना। आप अगर जो शक्ति का ट्रांसफ़र है या फिर प्रत्यायोजन है, या हम कह सकते हैं कार्य की विशिष्टताएं, उसके अनुसार ही प्रशासनिक कार्यों में दक्षता ला सकते हैं। जिसको जो काम है उसको सौंपा जाए, कार्य का ज़्यादा बोझ न दिया जाए, मतलब कार्य इस प्रकार से शेड्यूल से दिया जाए कि जो भी करने वाला कार्मिक है वो भी समय पर काम को पूरा करें और उनको भी एक वो जितनी उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिलती है, उसके अधिकार और कर्तव्य दायित्व है, उनको भी उससे अवगत कराएं कि ये आपकी जिम्मेदारी है, तो वो भी उस हिसाब से अपने आप को जो नियम है उसको फॉलो करेंगे। फिर आगे हम बात करते हैं कि प्रशासनिक प्रबंध के रूप में निर्णय में कार्मिकों की भागीदारी। अगर वो कोई निर्णय ले रहे हैं तो कार्मिकों को पूछ के, या उनको लगता है कि कार्मिकों को इसमें भागीदारी ली जाए, तो कार्मिक कोई भी काम करेगा तो वो खुद ये समझ के करेगा कि कहीं ना कहीं उसकी भी जिम्मेदारी है और सर ने उसको पूछा है या उसकी जो राय ली है, तो कहीं ना कहीं उसको लकी फील होगा, वो ऐसा अपने आप को लकी फील करेगा। साथ ही ये उसको महसूस भी होगा कि हाँ, हो सकता है कि वो प्रशासक और कर्मचारी में बहुत फ़र्क होता है। प्रशासक क्योंकि वो मतलब एक क्विक डिसीजन मेकर होता है, निर्णय लेने वाला होता है और काम इसको काम करवाना होता है प्रशासक को, जबकि कार्मिक होता है वो काम करता है। तो काम करवाना मुश्किल होता है, काम करना तो कोई नहीं, जिनको काम बोल दिया वो कर देता है, लेकिन दूसरों से काम करवाना ही एक तरीके से वो बहुत मुश्किल होता है। तो वो करवाने के लिए हैं जो उनको कार्मिकों की भागीदारी ली जानी चाहिए, जिसको उनको भी लगे कि ये उनकी जिम्मेदारी है, साथ भी उनका भी इसमें योगदान है। तो कहीं ना कहीं वो उस काम को अच्छे से या अपना समझ के या खुद वो कह सकते हैं अपनी जिम्मेदारी या भागीदारी समझ के काम वो करेंगे। फिर अगला पॉइंट हमने लिखा कार्मिकों के मनोबल एवं अभिप्रेरणा में वृद्धि हेतु प्रयास करने चाहिए। उनको कार्मिकों के मनोबल को गिरने नहीं दिए। हो सकता है कि वो काम नहीं कर पा रहा है, काम सीखा नहीं ढंग से, काम नहीं हो रहा है, कोई काम है, कोई प्रोजेक्ट है, वो शुरुआत में पहली बार कर रहा है तो उससे हो नहीं पा रहा, तो उसको मोटिवेट करिए। डिमोटिवेट नहीं करना है तो उससे होगा नहीं, मतलब ये कहिए या आप कर सकते हो, ऑफकोर्स क्यों नहीं, ट्राई करिए। वो कह देना थॉमस एल्वा एडिसन ने कौन सा बल्ब एक बार में बना दिया, तो उसने 10,000 बार ट्राई किया। आप कम से कम 10 बार तो ट्राई करिए, एक बार तो ट्राई करिए, एक बार कोशिश करो, थोड़ा अच्छा नहीं होगा दोबारा अच्छे से हो जाएगा। तो उसको इस प्रकार मोटिवेट किया जा सकता है, तो उसे मतलब प्रेरणा लाने का प्रयास किया जा सकता है। अगला हमने लिखा उसी समय प्रबंध, समय मैनेजमेंट, खुद में भी टाइम मैनेजमेंट होगा तो सभी लोग टाइम पे ऑफिस पहुंचेंगे। आप भी 10-11 बजे आराम से आ रहे हो तो फिर स्टाफ भी ऐसे ही ढीला ढाला काम करेगा, नहीं तो आप एकदम टाइम के पंचुअल होंगे। ये हमने यहाँ छोटे छोटे पॉइंट इसलिए लिखे, अब बड़े पॉइंट में लिखना हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट इसमें डाले जाएँ तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट होंगे तो एक क्वेश्चन में कहते हैं ना कि उनको एग्जामिनर को भी मिलेगा कि इसने बहुत सारी चीज़ें लिखी, नहीं पॉइंट में हम पूरी चीज़ें नहीं लिख पा रहे, इसलिए हमने छोटे छोटे पॉइंट में लिखने की कोशिश की है। और तो उचित समय प्रबंध हो गया यहाँ पे। कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, कार्य किया है उसका मूल्यांकन, मतलब खुद का और जो है मतलब उच्च जो अधीनस्थ हैं, जो मतलब सबऑर्डिनेट्स हैं, उनका भी काम का मूल्यांकन किया जाए, काम कैसे कर रहे हैं उसको। अगर सही किया है तो उसको ठीक है प्रेरणा मोटिवेशन या फिर शाबाशी दी जा सकती है, गलत कर रहे तो उसको डांटना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है वो कार्य गलती कर रहे हो और आप हमें मिला रहे हो, ऊपर कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो निष्पादन है मूल्यांकन ये भी होना ज़रूरी है, खुद का भी और जो अधीनस्थ जो है उनका भी। फिर आता है कार्य एवं कार्य कुशलता को बढ़ावा देना। कार्य कुशलता मतलब यही है कि जो वर्क एफिशिएंसी जो आएगी वो आप खुद करोगे, उससे ही कार्य में कुशलता आएगी या जो वर्क स्किल है वो बढ़ेगी। और साथ ही यहाँ पे है केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक पहल करना। खुद भी कुछ ऐसे डिसीजन लेना कि मतलब अपने स्तर पे, अपने उपखंड या तहसील स्तर पे, साथ ही जूनियर और ऊपर भी प्रोजेक्ट आप जो भी हैं, कोई ऐसे निर्णय जिसमें शक्तियों का विभाजन हो, विकेंद्रीकरण हो, यानी कि जनता की भागीदारी ली जा सकती है। ऐसे कोई आप पहल या इनिशिएटिव ले रहे हो तो ऊपर तक भेजिए। हो सकता है ऊपर वाले अधिकारी माने या ना माने, डीएम एसडीएम जो भी आपके माने या ना माने, उनको खारिज भी कर दे वो, लेकिन आप नीचे स्तर पर भी उसको ला सकते हैं, जिससे परिवर्तन आए, लोग जुड़े और आपके काम की सराहना मिले। इवन सराहना नहीं, उसका जो उद्देश्य है आप जन कल्याण को बढ़ावा मिले या ना मिले, लोगों को सब फायदा मिले या नहीं मिले, और अच्छा काम होगा तो हर कोई उसका सपोर्ट करेगा, अप्रिशिएट करेगा। और अंत हमने ये लिखा तो केंद्रीकरण बना विकेंद्रीय प्रशासनिक पहल करना, आप कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं। अंत में हमने लिखा इस प्रकार निष्काम कर्मयोग बिना फल की इच्छा द्वारा गीता के उपदेशों को आत्मसात कर प्रशासनिक दक्षता, कार्यकुशलता, नेतृत्व और प्रभावशीलता को बढ़ा कर जन कल्याण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने जो है जो गीता का जो नीति सार है या नैतिकता है वो भी बताया, नीति मीमांसा बताई, और साथ ही प्रशासक को ये किस प्रकार हैं जो उपयोगी साबित हो सकती है प्रशासन में, और प्रशासक को किस प्रकार गीता के जो सिद्धांत है, नियम है, कानून है, उनको फॉलो करना है। तो देखा हमने कि
इस क्वेश्चन में एथिक्स का जो क्वेश्चन हमारा पोर्शन है, सेकंड जो पेपर है हमारा, उसमें एथिक्स का क्वेश्चन आता ही है, और जो नीति मीमांसा है उसमें। तो साथ ही हमने गीता के साथ प्रशासन को जोड़ के ये क्वेश्चन दे दिया। इस बार हो सकता है वो गांधी जी के प्रशासन या किसी की नीति मीमांसा पूछ सकते हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, किसी की भी नीति मीमांसा को प्रशासन में क्या उपयोग हो सकता है, और खासकर उसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या उसकी क्या प्रासंगिकता, ये भी पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आज के इस क्वेश्चन से ज़रूर कुछ आपको सीखने को मिला होगा, और आप भी कुछ कमेंट करके ये बता सकते हैं कि इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है जिस इस क्वेश्चन में और इम्प्रूवमेंट लाया जा सके, और जिससे हम भी आपसे कुछ सीख सकें, और ऐसे ही वीडियो और लाते रहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।